हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार पांडे मेगा सिविल सर्विसेज हजारीबाग की ओर से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कनेक्ट हो रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेगा सिविल सर्विसेज की ओर से मैथ्स के वीडियोस दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं आपके साथ हूं और आज मैं जीएस के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएस अर्थात जनरल स्टडीज, इसके बारे में कहा जाता है कि एक अथाह समुद्र है और इसीलिए आज मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार ये डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो में मैं अन्य बातों के बारे में डिस्कस करूंगा। एक एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है। इस तरीके से कई सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो एक वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूं। मैं आज एक सब्जेक्ट को उठाता हूं और उसमें मैं समझाऊंगा कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे और आप सबका ये मानना भी होगा कि सभी के पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सभी के समझने की तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आज आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि मेरा जो अनुभव है, जो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, पहले एक स्टूडेंट के रूप में भी मेरा अनुभव रहा, अभी जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इंडियन पॉलिटी को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जीएस अर्थात जनरल स्टडीज जो है उसके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आता है इंडियन पॉलिटी अर्थात भारत की राज व्यवस्था। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि इंडियन पॉलिटी में जो पढ़ना होता है वो ये है कि भारत की शासन व्यवस्था, गवर्नेंस किस प्रकार से चल रही है, अर्थात हमारे देश को किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम लोग उसको समझेंगे, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो मैं सबसे पहले ये समझाऊंगा कि इंडियन पॉलिटी में दोस्तों जो इंडियन पॉलिटी है इसमें हम लोग शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो समझने वाला बात है वो ये है कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे देश के शासन को कैसे चलाया जा रहा है। अब इससे जो दूसरा चीज सामने आता है वो ये है कि हमारे देश के शासन व्यवस्था को कौन संचालित करता है, कौन संस्था है जो हमारे देश के गवर्नेंस को कंट्रोल करता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमारे देश के शासन को कौन चलाता है? वो चलाता है संविधान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इस अभी बोर्ड में जो मैंने लिखा उसका सार क्या होगा कि इंडियन पॉलिटी जब हम लोग जीएस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है। तो यहां से एक और मामला आता है सामने कि आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको ये समझना होगा कि संविधान क्या है। तो आप ये एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें उन सारी बातों का उल्लेख होता है कि किस प्रकार हमारे देश के शासन को चलाया जाएगा। मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार का किताब है, एक बुक है जिसमें उन सारे बातों को डिस्कस किया गया है, समझाया गया है, जिसके आधार पर हमारे देश के गवर्नेंस को चलाया जाना है। अब जब इन दोनों बातों को समझ लिए दोस्तों, तो फिर मैं एक और बात समझाऊंगा आपको कि इंडियन पॉलिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हमें समझ विकसित करनी है वो है हमारा संविधान। बाद के वीडियोस में मैं और भी समझाऊंगा कि इंडियन पॉलिटी में संविधान के अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पहला मुझे हमें जो फोकस करना वो है संविधान पर, क्योंकि हमारे जो देश की शासन व्यवस्था वो संविधान पर आधारित है। तो इससे हम लोग को दो तीन चीज समझना है। पहला चीज ये है कि संविधान जो है वो हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति अर्थात हमारे देश को
हमारे देश में जो सर्वोपरि है वो कौन है? संविधान है। सारा कुछ और सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति, सभी को किसके अनुसार चलना है? संविधान के अनुसार चलना है। तो इंडियन पॉलिटी का सबसे बेसिक चीज यही है कि हमें एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि हमारा संविधान क्या है और विभिन्न मुद्दों पर वो क्या कहता है। जब हम ये समझ पाएंगे संविधान को, तो इंडियन पॉलिटी में हमारी पकड़ और हमारी समझ अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगी और हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जो जीएस में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो इसके अलावा अब मैं एक और बात आपको समझाता हूं कि इंडियन पॉलिटी में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है संविधान पर आधारित। इसके लिए जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि आपको संविधान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं संविधानेतर अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो सारी चीजें जो संविधान में लिखित नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो हमारी शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और इसके अंतर्गत जैसे आप अभी अगर आप उदाहरण के रूप में समझेंगे तो आप नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। नीति आयोग का संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, जो नई नई चीजें आती हैं सामने, जो करंट अफेयर्स से जुड़ी होती हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस खंड की तैयारी करने के लिए आपको प्रतिदिन पेपर, न्यूज़पेपर या अन्य चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या बदलाव हमारे राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, किस तरह से कुछ नई चीजें आ रही हैं, क्या कोई नया व्यवस्था आया है, क्या कोई नया कानून बनाया जा रहा है, उस पर नजर रखनी पड़ती है। और आधार के रूप में आपको यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है संविधान के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरा ये कहना वो ये है कि जब आप संविधान पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं तो आपको इसको भी समझने में आसानी होती है। इसीलिए मेरा जो पहला लेसन है, मेरा जो पहला आपको सुझाव है इंडियन पॉलिटी के रूप में, वो ये है कि आपको सबसे पहले संविधान पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा संविधान कैसा है और किस प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में किस प्रकार से काम किया जाना है उसकी चर्चा की गई है। तो आज की वीडियो में मैं उसी पर डिस्कस करूंगा। तो जब मैं संविधान की बात करता हूं तो मैं दो तीन बात उसमें क्लियर कर देता हूं। हमें यह समझना होगा कि हमारे देश के संविधान के द्वारा किस प्रकार के शासन व्यवस्था की कल्पना की गई है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। अगर हम इस चीज को समझेंगे और उसी के अनुरूप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश के संविधान के द्वारा जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो दो स्तरीय है। दो स्तरीय शासन व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं 2 टायर गवर्नेंस, जिसमें एक जो स्तर है वो है संघ का और जो एक स्तर है वो है राज्य का। संघ अर्थात यूनियन और राज्य अर्थात स्टेट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे संविधान के द्वारा एक बहुत ही अच्छे शासन व्यवस्था को डेवलप किया गया, विकसित किया गया है, जो दो स्तरीय है। पहला जो स्तर है वो संघ के लिए है। जब भी हम संघ बोलते हैं इसका मतलब होता है कि वह शासन व्यवस्था या वह संस्था, वह पद जो पूरे देश के लिए काम करता है। और जब हम बोलते हैं राज्य की शासन व्यवस्था, इसका मतलब होगा वह संस्थाएं, वह पद, वह व्यक्ति जो राज्य के लिए काम करते हैं। तो दो स्तरों में जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ के चलना है कि आप उसको अलग अलग करके कभी मत पढ़िए, आप उसको मिलाकर पढ़िए। जब आप संघ के लिए पढ़ेंगे तो आप राज्य के लिए भी पढ़िए। जब इस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए पॉलिटी पढ़ना आसान हो जाता है और बेहतर समझ विकसित होती है। आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं, जिसको हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। आप समझ पाएंगे
कि शासन में संघ और राज्यों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। आप ये समझ पाएंगे कि किन जगहों पर संघ के अधिकार ज्यादा है, राज्यों के अधिकार कम है, किन मामलों में संघ राज्यों को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, उन बातों को समझ पाएंगे। तो कभी भी आप अलग अलग करके नहीं पढ़िए। मेरा जो पहला सुझाव है आपको, जो सजेशन है इंडियन पॉलिटी में, वो यही है कि आप शासन को पढ़ते समय संघ और राज्यों में इसको बांटकर पढ़े। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि बाद के वर्षों में भारत में एक तीसरा स्तर भी विकसित किया गया जिसे हम स्थानीय स्तर कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी मोटे तौर पे आपको समझ में चलना है कि ये 2 स्तरों में बटा हुआ संघ और राज्य। जो तीसरा स्तर है स्थानीय स्तर, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, उसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत आता है, जिसके बारे में हम लोग बाद के वीडियोज में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी एक संघ और राज्य को समझ के चल रहा है। तो जब भी हम बोलेंगे संघ अर्थात पूरा देश, जब भी हम बोलेंगे राज्य अर्थात अलग अलग राज्य, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत क्या है, भारत एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। और आप जानते भी होंगे या नहीं जानते तो मेरे माध्यम से आपको डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, उसमें इसी बात को लिखा गया है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है और इसीलिए शासन को इन 2 स्तरों में बांट दिया गया है, एक संघ के लिए और एक राज्य के लिए। तो जब भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहेंगे तो इन्हीं 2 स्तरों में उसको बांट कर पढ़ना है। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ये मेरा पहला लेसन है। इसके बाद मैं दूसरी बात पर आता हूं, इसे मैं मिटाता हूं। तो इंडियन पॉलिटी में जो दूसरा लेसन है वो ये है कि भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए 3 प्रकार की संस्थाओं का विकास किया गया है। जो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं उसमें एक संस्था को हम कहते हैं विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, एक को हम कहते हैं कार्यपालिका अर्थात एक्सिक्यूटिव, और एक को हम कहते हैं न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी। दिस इज जुडिशियरी, ये आपका हो गया एक्सिक्यूटिव और ये आपका हो गया लेजिस्लेचर। तो भारत में हमारे संविधान के द्वारा जिस शासन व्यवस्था को विकसित किया गया है उसके ये 3 स्तंभ माने जाते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो सबसे पहले मेरा जो आपका सुझाव है पॉलिटी पढ़ने के लिए, वो आपको इन चीजों के बारे में समझ होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो विधायिका का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। ये एक ऐसी संस्था होती है जो हमारे देश के लिए, शासन के लिए, लोगों के लिए कानून का निर्माण करती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कानून क्यों आवश्यक होते हैं? कानून इसलिए आवश्यक होते हैं ताकि देश में संविधान का शासन बना रहे। क्योंकि अगर सभी लोगों को संविधान के अनुसार चलाना है तो एक निश्चित नियम, एक निश्चित प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तो उन निश्चित नियमों या प्रक्रियाओं को बनाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया है संविधान के द्वारा, उसे विधायिका कहते हैं। लेकिन जब हम किसी कानून को बनाते हैं तो कानून को बनाने के बाद काम पूरा नहीं होता है, उसके बाद उस कानून को लागू करना पड़ता है। तो लागू करने के लिए या उस कानून के अनुसार काम करने के लिए या लोगों को उस कानून को मानने के लिए, मनवाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। अर्थात विधायिका कानून का निर्माण करती है लेकिन कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है या उसके अनुसार काम करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कानून बनाया जा रहा है या जो विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, हो सकता है वो संविधान सम्मत न हो, संविधान के अनुसार वो गलत हो। तो इन सारे बातों की जांच पड़ताल करने के लिए एक और संस्था बनाई गई जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है? वो ये देखती है कि सारे काम, सारी संस्थाएं, सारी प्रक्रियाएं, सारे कानून संविधान के अनुसार काम कर रही हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 संस्थाएं बनाई गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, दूसरा कार्यपालिका जो उस कानून के अनुसार काम करती है या उस कानून को लागू करने का प्रयास करती है, और न्यायपालिका जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सारे काम संविधान सम्मत होने चाहिए। तो मेरा जो दूसरा लेसन है वो ये है कि आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते समय सबसे पहले इन तीनों संस्थाओं के बारे में पढ़ें। जब आप इन तीनों संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी के बारे में जो आपकी समझ है वो बेहतर हो जाएगी
और आपके लिए प्रश्नों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसमें अब एक और बात आपको समझना, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले लेसन में सबसे पहले आपको ये समझाया था कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो दो स्तरीय है, अर्थात एक शासन व्यवस्था संघ के लिए है और एक शासन व्यवस्था राज्यों के लिए है। तो वही चीज यहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाएं दो स्तरों में बटी हुई है। अर्थात जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका दो स्तरों में है, एक विधायिका संघ के लिए, एक विधायिका राज्य के लिए। अब आप ये समझिए कि संघ की विधायिका का काम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विधायिका का काम क्या है। विधायिका का काम है कानून बनाना। तो जब हम बोलते हैं संघ की विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर, तो उसका काम क्या है? उसका काम है कानून बनाना। किसके लिए? संघ के लिए, अर्थात पूरे देश के लिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि संघ की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है, वो किसी एक राज्य में लागू नहीं होता है, पूरे देश में लागू हो जाता है। उसी प्रकार से राज्य की विधायिका का काम क्या है? तो राज्य की विधायिका भी कानून ही बनाती है, लेकिन किसके लिए बनाती है? अपने राज्य के लिए। जैसे झारखंड राज्य की विधायिका, ये अगर कोई कानून बनाएगी तो वो सिर्फ झारखंड राज्य में लागू होगा। बिहार राज्य की विधायिका, अगर बिहार राज्य की विधायिका कोई कानून बनाएगी तो वो सिर्फ बिहार में लागू होगा। उसी प्रकार से कार्यपालिका का भी दो स्तर हो गया, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। उसी प्रकार से न्यायपालिका भी दो स्तरों में बटी है, एक संघ की न्यायपालिका और एक राज्य की न्यायपालिका। तो संघ की कार्यपालिका क्या करेगी? पूरे देश के लिए काम करेगी। राज्य की कार्यपालिका क्या करेगी? राज्य के लिए काम करेगी। उसी प्रकार से संघ की न्यायपालिका पूरे देश के लिए, राज्य की न्यायपालिका राज्यों के लिए। आपको उदाहरण से समझा सकता हूं। संघ की न्यायपालिका कौन हो गई? सुप्रीम कोर्ट हो गई। राज्य की न्यायपालिका कौन हो गई? हाई कोर्ट हो गई। उसी प्रकार से एग्जाम्पल में समझा सकता हूं आपको कि संघ की न्यायपालिका के लिए कौन हो गया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए एक है जो पूरे देश को संभालते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं। राज्य की कार्यपालिका कौन हो गया? सीएम हो गया, अर्थात चीफ मिनिस्टर, जो सिर्फ राज्य के लिए काम कर रहा है। जैसे झारखंड के सीएम वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है। उनका कार्य क्षेत्र क्या है? संपूर्ण झारखंड है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका कार्यकाल क्या है? उनका कार्यक्षेत्र क्या है? पूरा भारत है। उसी प्रकार से संघ की विधायिका पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जिसे हम बोलते हैं संसद। और उसी प्रकार से राज्य की विधायिका ही होती है, जिन्हें हम विधानमंडल बोलते हैं, वो किसके लिए कानून बनाती है? राज्यों के लिए। तो मेरा जो दूसरा लेसन है वो यही है कि जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इन तीन खंडों पर सबसे पहले अपनी पकड़ बनाएं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि विधायिका कैसे काम कर रही है, कार्यपालिका कैसे काम कर रही है और न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। और जब आप विधायिका पढ़ें तो कभी भी उसको अलग अलग करके नहीं पढ़ें, आप उसको संघ की विधायिका के साथ साथ आप राज्य की विधायिका पढ़ें। इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो एक संरचना, जो स्ट्रक्चर संघ की विधायिका का है, लगभग वही संरचना राज्य का है। थोड़ी बहुत असमानताएं होती है, तो उन असमानताओं को आप समझ सकते हैं उसी से। उसी प्रकार से जब आप संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं, उसी के साथ आपको राज्य की कार्यपालिका पढ़ना है। जब आप संघ की न्यायपालिका पढ़ते हैं, साथ में आप राज्य की न्यायपालिका पढ़िए। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी के तीन महत्वपूर्ण खंड, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर समझ विकसित होगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप दोनों के लिए पढ़ेंगे, संघ और राज्य के लिए, तो आप ये समझ पाएंगे संपूर्णता में, टोटैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, टोटैलिटी में आप समझ पाइएगा कि हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रियाएं क्या है, संघ में, राज्य में, उसे लागू करने की प्रक्रियाएं क्या है, संघ में, राज्य में, और न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है संघ के लिए और राज्य के लिए। इससे जब आप संघ और राज्य में बांटकर पढ़ते हैं, कभी भी अलग अलग करके मत पढ़िए, जब आप संघ और राज्य में बांटकर पढ़ते हैं तो इससे आपको यह फायदा होगा कि आप समझ पाइएगा कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में कहां समानताएं हैं और कहां असमानताएं हैं। इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने भी आपको समझाया आप समझ पाए होंगे। अब मैं तीसरी ओर जाता हूं। जब आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझ गए और ये भी समझ गए कि आपको इसको संघ और राज्य में बांट कर पढ़ना है, तो इसके बाद मैं तीसरे लेसन की ओर जाता हूं। मैं इसे मिटाता हूं और फिर समझाता हूं। जब आप इन तीन चीजों को पढ़ लेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब आप इन तीन चीजों को पढ़ लेंगे, इसके बाद जब इन तीन चीजों को पढ़ लिया तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में कानून को बनाने, उसे क्रियान्वित करने या उसे जांच पड़ताल करने की प्रक्रियाएं क्या है। इसके बाद आप अन्य चीजों को पढ़ सकते हैं। अन्य चीजों में क्या है? अन्य चीजों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है आपका मौलिक अधिकार
एवं मौलिक अधिकार के साथ आप कर्तव्य को भी पढ़ सकते हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें आप ये समझ पाएंगे कि संविधान के द्वारा नागरिकों को और व्यक्तियों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं ताकि हम सभी भारत के संविधान के अंतर्गत रहते हुए, भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हुए अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। साथ ही साथ संविधान ने कुछ कर्तव्य भी हमें दिए हैं और संविधान ये उम्मीद करता है कि एक नागरिक के तौर पर हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खंड है नीति निदेशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिससे ये पता चलता है कि संविधान राज्य से क्या अपेक्षा करता है कि किस प्रकार से शासन होनी चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आपात काल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपातकाल के बारे में हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, कि कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती है जो सामान्य से परे हो, उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या व्यवस्था है उसे हम आपातकाल वाले खंड में पढ़ते हैं, हमें उसको समझना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमारे देश में संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करने की क्या प्रक्रिया है, अर्थात किस प्रकार हमारे संविधान को में बदलाव किया जा सकता है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत काम कर रही हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे कैग, कई ऐसे पद हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है, उसके बारे में हम लोग को समझना है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, कैग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, तो उन लोक सेवा आयोग होता है जिसकी चर्चा संविधान में की गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन चीजों के बारे में जानना है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य समझ गए, नीति निदेशक तत्व समझ गए, आपातकाल समझ गए, संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को समझ गए, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में समझ गए। और जब इन सभी चीजों को पढ़े तो एक और चीज समझना है, वो समझना है केंद्र राज्य संबंध। तो जब आप इन चीजों को पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए केंद्र राज्य संबंध को समझना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं कि शासन को 2 स्तरों में बांट दिया गया। आप विधायिका को पढ़ चुके हैं, आप कार्यपालिका को पढ़ चुके हैं, आप न्यायपालिका पढ़ चुके हैं, इसके अलावा आप इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको एक मोटे तौर पर समझ विकसित हो चुकी होगी कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों में केंद्र के क्या अधिकार है और राज्य के क्या अधिकार है और किस प्रकार के संबंध को विकसित किया गया संविधान के अंतर्गत। तो आपको केंद्र राज्य संबंध वाले खंड को पढ़ना आसान हो जाएगा। कई छात्र गलती क्या करते हैं कि वो इस क्रम को चुन नहीं पाते हैं और इसीलिए वो बेतरतीब पढ़ते हैं, कहीं से भी कुछ को उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने देखा है, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, कई छात्र ये शिकायत करते रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ उनकी विकसित नहीं हो रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो उस क्रम को चुन नहीं पाते जिस क्रम से इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले आप समझिए कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, संविधान के आधार पर है, और उस 2 स्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्थाओं का विकास किया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप उन तीनों को पढ़िए, दोनों स्तरों में बांटकर पढ़िए, और जब उसको पढ़ लेंगे तब आप मौलिक अधिकार और कर्तव्य पढ़िए। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व पढ़िए, आपातकाल पढ़िए, संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को समझिए, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है उसके बारे में पढ़िए, और लास्ट में केंद्र राज्य संबंध पढ़ लीजिए। तो आपको केंद्र राज्य संबंध को समझने में आसानी हो जाएगी। और जब इन सभी चीजों को आप पढ़ लेंगे तब आप लास्ट में पढ़ेंगे संविधान निर्माण। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक टेक्स्ट बुक होता है उसमें जो क्रम दिया रहता है उस क्रम से पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो इंडियन पॉलिटी में समझ विकसित नहीं कर पाते हैं। किसी भी किताब को अगर आप इंडियन पॉलिटी को उठाइएगा तो जो पहला चैप्टर होगा वो यही होता है कि हमारे देश में संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया, उसकी विशेषताएं क्या है, वो पहले पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें उनको समझने में दिक्कत होती है क्योंकि आप संविधान के बारे में कुछ जान ही नहीं थे कि हमारे संविधान में किस प्रकार के शासन को दिया गया, और आप पढ़ना शुरू कर दिए निर्माण को, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए निर्माण को मेरा जो सुझाव है वो सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। निर्माण और संविधान की प्रकृति अर्थात संविधान कैसा है,
संविधान की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से शासन को विकसित किया गया है। तो जब आप ओवरऑल पूरे संविधान के बारे में पढ़ चुके होंगे, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था को पढ़ चुके होंगे, तो संविधान का निर्माण कैसे किया गया, किन स्थितियों में किया गया, किसने किया, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद तथ्य पढ़ने। तथ्य अर्थात फैक्ट, कई प्रकार के फैक्ट हो सकते हैं जो संविधान पर आधारित है, उन फैक्ट्स को पढ़ते चले जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्रम से अगर आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आपके लिए पॉलिटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी आप गलत क्रम का उपयोग ना करें और सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इसको पढ़ना है, संघ और राज्यों में बांटकर पढ़ना है, उसके बाद इनको पढ़ना है, लास्ट में केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना है, इसके बाद संविधान निर्माण, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ना है, लास्ट में कुछ तथ्य वगैरह देखना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आपको सही बुक का, किताब का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ में क्वेश्चन बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो समझाया है वो आप समझ पाए होंगे। मैं इसे मिटाता हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि दो और चीज महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है बुक, कि आप कौन सा बुक फॉलो करेंगे, और एक होता है क्वेश्चन बैंक। इन दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है? क्वेश्चन बैंक से आप ये समझ पाते हैं कि पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, या इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन विषयों से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे आपके लिए अगले वर्ष में जब आप तैयारी कर रहे हैं कि अगले वर्ष मुझे एग्जाम देना है, तो उससे आप एक समझ पाते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप विधायिका पढ़ रहे हैं तो विधायिका पढ़ने के बाद आपने सही तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका जो सबसे अच्छा स्केल है मापने का वो क्वेश्चन बैंक है। आप पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन को देखिए कि विधायिका से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या वो आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर बन पा रहे इसका मतलब आप सेफ स्थिति में, इसका मतलब अगर अगले साल के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको बनाने की स्थिति में रहिएगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज होता है। और साथ ही साथ बुक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप सभी सही किताब का चयन करें और उस किताब को सही क्रम से पढ़ें। तो बुक में मेरा जो सुझाव होगा वो ये है कि आप डीडी बसु के बुक को पढ़ें। हमारा संविधान है डीडी बसु का, उसको पढ़िए। यद्यपि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें डीडी बसु के लैंग्वेज से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको मेरा ये सजेशन है कि डरना नहीं है, उसका लैंग्वेज बहुत आसान है। एक बार दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा। और मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक है और यूपीएससी या कई प्रकार के जो आयोग के एग्जाम होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज के डेट में भी उन प्रश्नों का जो आधार है वो डीडी बसु ही है। वो प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इसके लैंग्वेज पर एक पकड़ बनानी होगी और पढ़ना होगा। और बुक पढ़ते समय जो अभी मैंने आपको समझाया कि बुक पढ़ते समय उसको आद्योपांत पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक ऐसा नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ने का एक सही क्रम विकसित करना जो भी मैंने समझाया। सबसे पहला विधायिका निकाली, उसको पढ़ लिए, फिर कार्यपालिका निकाली, उसको पढ़े, फिर न्यायपालिका पढ़े, उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़े, आपातकाल पढ़े और इन संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को पढ़े, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में पढ़े, लास्ट में केंद्र राज्य संबंध पढ़े और सबसे आखिर में फिर पढ़ लिए कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो जब आप इस क्रम में बुक को पढ़ेंगे तो बुक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी और साथ ही साथ हमेशा आप जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक से आप उस टॉपिक को सॉल्व भी करेंगे। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति का क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन पा रहा है इसका मतलब गलती हो रही है, तो आप फिर से पढ़िए, देखिए कि प्रश्न कहां से पूछे गए थे, क्यों छूट गए। तो जब आप दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी, आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। और मेरा ये विश्वास है, मेरा जो पिछले कई वर्षों में जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत सेफ सब्जेक्ट है। एक बार समझ विकसित हो गई उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया कि पढ़ना कैसे है। अगले वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को, इंडियन पॉलिटी के एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका या अन्य टॉपिक्स को, और उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे देखें
और लाइक करें, अच्छा लगता है आप इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।